हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि फॉर्मुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम है जो कि हमारा बिजनेस फेस कर रहा है। तो जिसने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, जिसके अंदर हमने अपनी मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड बेसिक क्लासेस को किया था, और आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए जल्दी से उन चैप्टर्स की क्लासेस को देख आइए, ताकि आप इस चैप्टर की क्लास को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे बच्चे इस क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है कि कैसे हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकें, मतलब कि आइडेंटिफाई कर सके, पता लगा सके कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि हमारे बिजनेस को फेस करनी पड़ रही है, ताकि हम मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू उसका सोल्यूशन निकाल पाएँ और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें और उस प्रॉब्लम को हटा सकें। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को। So, research problem refers to the such difficulties or problem which are resolved by the researcher on the basis of his experience. The experience may be practical as well as theoretical. A research problem may be identified as a description which is identified through a special study of the problem as well as situations. तो रिसर्च प्रॉब्लम वो डिफ़िकल्टी है जिसको रिजोल्व करता है एक मार्केटिंग रिसर्चर, जो एक मैथड्स की हेल्प से या फिर प्रोसेस की हेल्प से अपनी थ्योरेटिकल और दोनों प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, ताकि हम उस सोल्यूशन के थ्रू अपने बिजनेस की वो जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकें। तो जो प्रॉब्लम होती है, जो एक मार्केटिंग रिसर्चर होता है उसको आइडेंटिफाई करता है अपनी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के थ्रू। जो उसको है, हो सकता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसने अभी तक ऐसी कोई भी रिसर्च ना की हो, या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब उसने पहले से ऐसी कोई भी रिसर्च की हो जिसके अंदर उसने कोई भी प्रॉब्लम जो उसको फेस हो रही हो उसका सोल्यूशन, जो भी उसको फेस करनी है प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकाला हो। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो रिसर्चर है वो कोई भी हो सकता है। मतलब रिसर्चर हो सकता है आपने कोई हायर किया हो अपनी प्रॉब्लम जो आ रही है उसको फेस करने के लिए, उससे रिलेटेड रिसर्च करवाने के लिए, या फिर हो सकता है आपने रिसर्च जो कंपनी करती है उसकी हेल्प ली हो, या फिर आपने जो भी आपका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड उसके एम्प्लॉयज़ के थ्रू ये रिसर्च करवाई हो। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, तभी तो हम अपनी रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे और उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ही उसके अंदर यही होता है कि सबसे पहले हमें देखना कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको हमें फेस करना है, तभी तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसके अंदर अगर जैसे कि आप देखते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए, वैसे ही रिसर्च करने से पहले, मार्केटिंग रिसर्च करने से पहले उसका रीज़न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को हम प्रॉब्लम बोलते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अंदर हम उसको प्रोसेस भी बोलते हैं कि प्रोसेस क्या है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की। तो इसके स्टेप्स होते हैं जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले चार्ट के थ्रू और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए द फॉर्मुलेशन, कि ये क्यों ज़रूरी है करना। द फॉर्मुलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप यही है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को। द रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी फॉर्मुलेटेड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर इन ऑर्डर टू रिजोल्व द मार्केटिंग प्रॉब्लम। इफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम इज नॉट फॉर्मुलेटेड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, then the researcher will not be able to attain his specified objective. Thus, it is essential that the formulation or identification of the research problem must be made with complete care and attention. मतलब कि
क्या रीज़न है हमारा रिसर्च करने का, कि रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करने का, कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी क्या प्रॉब्लम है तो वो जो भी रिसर्च है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो अटेन नहीं कर पाएगा अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, मतलब कि उसको अचीव करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किस टॉपिक के ऊपर उसे रिसर्च करनी है। उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से स्टेप है, इनको सीरियल वाइज ही हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम सीरियल वाइज को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो है जो रिसर्च की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की हमारी प्रॉब्लम को, वो उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो हमें इसे सीरियल वाइज फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसको चार्ट के थ्रू देखते हैं और उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे वन बाय वन, ताकि बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू डेवलप अ सुटेबल टाइटल। Second one is to build a conceptual model of the problem. Third is to define the objective of research study. Fourth is to set up investigative questions. Fifth is to formulate outline of hypothesis. Sixth is to state the operational definition of the concept, and last is to determine the scope of research study. तो अब वन बाय वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि क्लैरिटी मिले हमें बहुत अच्छे से। फर्स्ट वन इज टू डेवलप अ सुटेबल टाइटल, मतलब कि टाइटल को देना ताकि कोई भी देखे, कंज्यूमर भी देखे तो उस रिसर्च प्रॉब्लम के टाइटल को देख के उसे पता चल जाए कि उसका प्रॉब्लम क्या था, जिसके लिए ये सोल्यूशन रिसर्च की गई है और सोल्यूशन निकाला गया है। मतलब कि इतना सिंपल होना चाहिए और टाइटल ऐसा सुटेबल होना चाहिए कि कोई भी देख के उसको पहचान सके। जब भी रिसर्चर उस प्रॉब्लम को देखे कि क्या टाइटल है उसका, उसे पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है, इसकी हमें सोल्यूशन निकालना है। तो इसीलिए उस टाइटल का सुटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नीडेड बाय द रिसर्चर दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड विद, एंड at the same time he also makes an analysis of mutual relation of the various variables of the problem so that suitable title can be assigned to the problem. The title must be such that can be define the problem. The title of the problem help the researcher as well as the other person to know that in which regard the research is to be conducted. मतलब कि टाइटल ऐसा होना चाहिए कि रिसर्चर को भी पता हो और ऐसे कोई भी पर्सन उसको देख रहा है तो उसे पता लग जाना चाहिए कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग, किस टाइटल के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही थी और उसके ऊपर हमने रिसर्च की है। और ऐसे सारे के सारे वेरिएबल्स को देख के ही टाइटल हमें रखना चाहिए जो भी उससे रिलेटेड हो। कोई भी म्यूचुअल रिलेशन होता है किसी भी वेरिएबल से, किसी भी फैक्टर से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन सारे वेरिएबल्स को जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, उन सारे वेरिएबल्स को देखने के बाद ही हमें टाइटल डिसाइड करना पड़ेगा और उसको डिसाइड करना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सके कि क्या हमारी प्रॉब्लम थी। सेकेंड स्टेप क्या होता है, टू बिल्ड अ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। इसके अंदर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मॉडल क्या होता है प्रॉब्लम का, कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले समरी बना लेनी चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम की समरी क्या है। मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को समझ सके। अगर हम उसको ऊपर से पढ़ें तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही ब्रीफ में और बहुत अच्छे से और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ उसको लिख देना चाहिए, उसका ब्रीफ बनाना चाहिए कि बहुत अच्छे से उसको समझ सके, हम खुद भी समझ सके, अगर कोई और देखे तो वो भी समझ सके। तो देखिए, द समरी प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर इज टर्म्ड एज अ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द problem. After developing a suitable title for the problem, summary of the problem is developed by the researcher. The brief description of the problem is written under this summary. The researcher can develop a solution of the problem by the means of summary.
मतलब कि वही जो हमने अभी समझा कि प्रॉब्लम की समरी इस तरीके से सुटेबल टाइटल के बाद हमें प्रॉब्लम की समरी इस तरीके से बनानी चाहिए, इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि हम समझ सके, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए कि कोई भी देख के उसको समझ सके और उसका सोल्यूशन जो है रिसर्चर उसके इतने अच्छे तरीके से निकाल सके, उसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जानी चाहिए उसकी कॉन्सेप्ट की कि क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है। थर्ड वन इज टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी, कि मतलब कि जो रिसर्च स्टडी हमें करनी है तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है हमें डिफाइन करना चाहिए ताकि हम रिसर्च को बहुत अच्छे से कर सकें। ये जितने भी स्टेप्स हैं हमें रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप करने हैं ताकि बहुत अच्छे से रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें हमारे जो बिजनेस है उसमें डिफ़िकल्टी को क्रिएट कर रही है। तो देखिए, आफ्टर बिल्डिंग अ समरी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब समरी बना लेने के बाद इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द रिसर्चर दैट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव, मतलब कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने अटेन करना है, द रिसर्च विल बी कंडक्टेड, मतलब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का जिसके लिए हमें ये रिसर्च कंडक्ट करनी है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मतलब वो हमें ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा हमारा गोल है, कौन सा एम है एक बिजनेस का जो हमें अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग ही हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है और हम प्रॉब्लम कोई और ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव से लिंक भी नहीं रखती। प्रॉब्लम है लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, और जो हमारे बिजनेस का एम है उसको इफेक्ट भी नहीं कर रही है किसी भी तरीके से, वो प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस में, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वही कि हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है वो भी मेल खाना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा लिंक होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उससे। द क्लैरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज असेंशियल इन ऑर्डर टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी इन अ क्लियर मैनर, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो इतना क्लियर होना चाहिए ताकि जो हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है हम उसको अटेन कर पाएँ। तो उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हम अपने जो रिसर्च है बहुत अच्छे से कर पाएंगे और सोल्यूशन निकाल पाएंगे उसका। फोर्थ वन इज टू सेटअप इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, मतलब कि जो भी हमने देखा टाइटल निकालने के बाद, समरी बना लेने के बाद, उसके बाद ये देखने के बाद कि कौन सा हमारा क्या कोऑर्डिनेशन बन रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, उसके बाद हम उसके अंदर जो क्वेश्चनिंग प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो उनसे फेमिलियर होने चाहिए हमारे प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं है कि कोई भी इररेलेवेंट हम क्वेश्चन डाल दे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में, कि हम जब रिसर्च करेंगे इसके बाद स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए जो इररेलेवेंट पूछे गए, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से पूछे जाएं या फिर एक्सटर्नल से हमारे कस्टमर के थ्रू, या फिर जो भी इंटरनल मैनेजर्स हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे क्वेश्चन की कब आई है, किससे रिलेटेड आई है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए हमारे इस टॉपिक के अंदर जो कि हमारे लिंक भी नहीं कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम से। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी गेट defined, then such questions are framed which have their relation with the research objective. These questions are in the defined sequence, मतलब कि sequence में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई sequence ही नहीं है। अब कोई भी मान लो आप अपना बताते हैं कि आप कौन है, आप अपने बारे में कुछ बताते हैं, तो सबसे पहले आप बताते हैं ना कि हमारा ये नाम है, उसके बाद बताते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, उसके बाद आप फिर अपनी सारी क्वालिफिकेशन बताओगे। तो आप अपने बारे में तो कुछ सीरीज में ही बताते हो ना, सीधा ये तो नहीं बता देते कि हाँ हमारी ये क्वालिफिकेशन है और उसके बाद अपना नाम बता दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सारे क्वेश्चन की एक सीरीज सीक्वेंस होती है जो डिफाइंड होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इररेलेवेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसका सीक्वेंस भी नहीं बन रहा है। सो दिस क्वेश्चन आर इन अ डिफाइंड सीक्वेंस विच आर आस्क्ड फ्रॉम द पार्टीज
associated with the problem while conducting the research. These questions may be related with the issues like when, why, and how the problem has risen, as well as the suggestion related to the solution. मतलब कि कब, कैसे और क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए और सजेशन से भी रिलेटेड होने चाहिए कि आप क्या सजेस्ट करते हैं. अगर कस्टमर से पूछ रही हैं वो क्वेश्चंस, तो आप के क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि कस्टमर आपको बता सके कि आप इस तरीके से पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन किस लिए हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, क्या चेंजेस आप हमारे प्रोडक्ट में चाहते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाने चाहिए ताकि वो क्वेश्चन गलत ना लगे आपकी रिसर्च की फॉर्मेट में, राइट. तो नेक्स्ट इज टू फॉर्मुलेट आउटलाइन ऑफ हाइपोथेसिस. मतलब कि हाइपोथेसिस में क्या हो गया कि आपको जो सोल्यूशन है ना, वो जो हमारा प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको दो तरीके से जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले जो मेथड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं. तो उसके अंदर आप देखोगे कि इनमें से कौन सा मेथड है जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो उन दोनों मेथड्स में से आपको एक चूज करना है. मतलब वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं इस टॉपिक में. अंडर दिस सिचुएशन टू और मोर हाइपोथेसिस ऑफर द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द सेम प्रॉब्लम. मतलब एक प्रॉब्लम का दो सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, मतलब दो मेथड्स, दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. लेकिन उसके अंदर भी आपको जो एक ज़्यादा सुटेबल लग रहा है आपको वो चूज़ करना है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सको. In such a situation, that hypothesis is selected which is best in the view of the researcher. जो researcher choose करेगा उसको जो best लगेगा वो उस point को choose करेगा, वो उस method को choose करेगा. These hypotheses are checked by the researcher by the means of various statistical methods. बहुत सारे methods हैं इसको choose करने के लिए. कौन सा method जो है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कि कौन सा ऐसा व्यू बेस्ट व्यू होगा, कौन सा तरीका ऐसा होगा जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च कर सकेंगे, वो एक चूज करनी है. बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं. तो उसमें से एक मेथड्स को का यूज करके हम इसका पता लगाएंगे. तो सिक्स्थ इज टू स्टेट द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट. द वेरियस कंसेप्ट दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. दिस कंसेप्ट मस्ट be described in such a manner that this can put into the operation easily and desired outcome can be obtained. मतलब कि ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना. थ्योरेटिकल सिर्फ बोल के लिख के कि हमने ऐसा 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 करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज बना दी, अपने रूल्स बना दिए, प्रोसीजर्स बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको लिख दिया, रिटन फॉर्म में कर दिया और उसको प्रैक्टिकली किया ही नहीं. तो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन भी होनी चाहिए कंसेप्ट की. वो कंसेप्ट यूज किया जाना चाहिए जिसको हम क्या कर सके, ऑपरेशन में लेके आ सके इजीली, और उससे डिजायर्ड आउटकम मतलब कि मन चाहे बहुत अच्छे से उसका क्या हो सके, सोल्यूशन निकल सके उस प्रॉब्लम को. ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना चाहिए. और लास्ट क्या है, टू obtain the scope of टू determine the scope of research study. मतलब कि रिसर्च स्टडी के अंदर स्कोप को देखना, उसको डिटरमाइन करना, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी रिसर्च स्टडी के अंदर इंक्लूड होंगे, उन सबको देखना है. ये देखना है कि हमारा स्कोप क्या रहने वाला है रिसर्च का. क्या वो वाइड होगा, क्या वो नैरो होगा, मतलब कि बहुत बड़ा होगा या फिर छोटा होगा. क्या हमने नेशनल लेवल पे करनी है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे. क्या प्रॉब्लम ऐसी है, क्या हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे. तो अगर हम अपना बिजनेस ही नेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो नेशनल लेवल की होगी. ऐसा तो नहीं है आप इंटरनेशनली कर लोगे. तो इसको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिसर्च स्टडी करनी पड़ेगी. तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, हमें अपनी रिसर्च की आइडेंटिफिकेशन में, मतलब कि क्या प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन में करने पड़ेंगे ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें और उसके बाद रिसर्च करके बाकी सारे स्टेजेस को पूरा करके उसका सोल्यूशन ले सकें. तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है कि इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. इट इज़ डिटरमाइन दैट what will be the scope of the research study, at which level the research study will be conducted. It is determined if the research study will be conducted at the broad level or at the narrow level. If the research study
विल बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एटसेट्रा। मतलब कि वही कि किस लेवल पे की जानी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे या फिर आपका बिजनेस ज़्यादा ह्यूज लेवल पे आप अभी रन नहीं कर रहे हो तो छोटे लेवल पे की जानी चाहिए, लोकल करनी जानी चाहिए, नेशनल की जानी चाहिए या फिर इंटरनेशनल। ये सब आपको पहले डिसाइड करना है और उसके बाद ही अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का पूरा जो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपको रिसर्च करनी है उसको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये सारे स्टेप से जो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन में सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जिसको आपने वन बाय वन करना है। आई होप आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।